हे बच्चा लोग, आज की क्लास में अपन लोग कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आपके जब भी आता है तो हमसे गलतियां अक्सर करके हो जाती हैं। और मैंने देखा कि आज का टॉपिक का जो मैंने कंटेंट पिक किया है इस पे एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं नाउन से रिलेटेड। और आपको जो टीचर हैं वो घंटों घंटों इस कंसेप्ट को पढ़ाते रहते हैं, घंटों घंटों पढ़ाते रहते हैं। और हमको उस वक्त जब वो पढ़ाते हैं तो हमको लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाता है। क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए बहुत सारा लॉजिक आपको समझाया जाता है, और हम हिंदी भाषी बच्चे लॉजिक कहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि लॉजिक समझने के लिए हमें सेंस आना चाहिए, और सेंस तो हम हिंदी में निकाल पाते हैं। अब जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो इंग्लिश को पहले हिंदी में कन्वर्ट करें, फिर सेंस निकालें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो थोड़ा सा लेंदी समय हो जाता है और एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। तो आज के दिन मैं उन सारी चीज़ों को बहुत छोटे से तरीके में की पॉइंट मेथड से आपको ब्रीफ करूंगा, बहुत आसानी से आपको चीज़ों को समझ में आ जाएगा, वो क्वेश्चन लगा लोगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो है सारे के सारे बच्चा लोग नीचे जो है कमेंट सेक्शन में अपना प्रेजेंट का मार्क लगाएं, कि ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ सारे के सारे बच्चे जो है प्रेजेंट हैं और आज की क्लास के लिए आ गए हैं, और इस क्लास को फिर और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और मैंने कल रात को एक वार्निंग भी भेजी थी सभी बच्चों को कि इस वीक के बाद मैं तकरीबन जो अंदाज़ा मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ 200-250 बच्चों की ऐसी लिस्ट है, और 2100 बच्चे अब तक इनरोल कर गए, 2110 बच्चे, तो तकरीबन 200-250 बच्चों की ऐसी लिस्ट है जो मैं देख रहा हूँ कि या तो वो सुधर जाएं या तो फिर उनको मैं निकाल के बाहर भेज दूँ। बहुत सारे बच्चे आरआरबी और अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है। तो चलो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस सेशन को और आगे की तरफ लेके चलते हैं और इसको बढ़ाते हैं। तो फटाफट सारे के सारे बच्चे लोग वापस आ जाओ, जो है क्लास को अपन लोग आगे लेके चलते हैं। और दीपू कश्यप, आपका जो प्रेजेंट का मार्क है वो बिल्कुल मतलब बड़ा सही लगता है मेरे को, और ये वाला। तो सारे के सारे बच्चे लोग जो है अपना स्पेशल जो टैग लाइन है, टैग लाइन नीचे लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्लास को बढ़ाने की आगे कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो बच्चा लोग, एक बात समझो कि आज की क्लास में सबसे पहले तो एक छोटा सा है, हम लोगों ने सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा था, उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, और आज के दिन ही मैंने चुना क्योंकि आज के दिन बहुत सारा ऐसा चीज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें से आपका जो नाउन का जो रोल रहता है, मेन नाउन का रोल रहता है। कई बार ऐसा होता है कि नाउन को हम एग्जेक्टिव के प्लेस पे देखते हैं, बात सुनिएगा हमारी। कई बार क्या होता है कि नाउन को हम एग्जेक्टिव के प्लेस में देखते हैं, और वहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन एराइज होता है, नाउन को एग्जेक्टिव के प्लेस पे देखते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को एग्जेक्टिव पता होगा, बहुत सारे बच्चों को एग्जेक्टिव नहीं पता होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नंबर 4 रहने वाला है जब हम एग्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो एग्जेक्टिव होता क्या है? जब आपका नाउन होता है, नाउन के विषय में अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हो, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो नाउन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, उन शब्दों को हम एग्जेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एग्जेक्टिव बोलते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट यूनिट है, ऑब्जेक्ट यूनिट है या नाउन यूनिट है, उसको बनाने में एग्जेक्टिव मदद करती है। नाउन के कुछ पांच पांच जो है नाउन यूनिट में 5 चीजें होती हैं, जिसमें से एग्जेक्टिव भी एक चीज होती है। इसका मेन ये रोल रहता है कि एक ये ऐसा शब्द है जो नाउन के विषय में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो इन जनरल क्या होता है कि हम एग्जेक्टिव जो पहचानते हैं वो, अगर किसी शब्द के अंत में फुल लगा होता है, FUL लगा होता है, तो ये आमतौर पे एग्जेक्टिव होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ केसेस में फुल जब लगा होता है तो एग्जेक्टिव नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका कप है, स्पून है, माउथ है, हैंड है, बाउल है, इनके साथ हम क्या है, जब हम फुल जोड़ते हैं क्या करते हैं, जब हम फुल लगाते हैं तब ये एग्जेक्टिव की तरह काम नहीं करते हैं, तब ये नाउन की तरह काम करते हैं। और इनका जब प्लूरल बनाना होता है तो पहले तो हम इसमें फुल लगाते हैं और फिर प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ हम एस जोड़ देते हैं। तो कप फुल सिंगुलर होता है, कप फुल प्लूरल होता है, स्पून फुल सिंगुलर होता है, स्पून फुल प्लूरल होता है, माउथ फुल सिंगुलर होता है, माउथ फुल जो है प्लूरल होता है, हैंड फुल इसी तरीके से हैंड फुल्स होता है, बाउल फुल। और तो आप क्या, जब भी आप ऐसे देखिए कि किसी नाउन के अंत में FUL लगा हो, क्या रखा हो, नाउन के अंत में FUL लगा हो, तो बच्चा लोग आप क्या करोगे, इसके अंत में S लगा दोगे। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो हैंडफुल का इस्तेमाल हुआ है, स्पूनफुल का इस्तेमाल हुआ है, कपफुल का इस्तेमाल हुआ है।
तो ये 3 शब्द आपको याद रखना है। कप फुल का प्लूरल कप फुल्स होता है, स्पून फुल का प्लूरल स्पून फुल्स होता है, माउथ फुल का प्लूरल माउथ फुल्स होता है, हैंड फुल का प्लूरल हैंड फुल्स होता है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। ये आपके एग्जाम में अगर आए तो आपको हमेशा, जैसे आपके पास जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जाएंगे, जब मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको इन पे बेस देख के मिलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि टू, और टू के बाद मैंने लगा दूं स्पूनफुल, स्पूनफुल, मैं बोलूं टू स्पूनफुल सही है या फिर टू स्पूनफुल्स सही है, स्पून फुल्स सही है। तो बच्चा जो सही होता है वो टू स्पून फुल्स होता है, क्योंकि टू प्लूरल होता है तो इसके साथ आप क्या लेते हो, आप प्लूरल लेते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्पून फुल आपका नाउन है, इसका प्लूरल स्पून फुल्स लगाते हैं। तो ये कुछ शब्द आपको याद रखने होंगे, कप, स्पून, माउथ, हैंड एंड बाउल। तो ये शब्द अगर आप याद रखोगे, इसके साथ फुल लगाओगे तो इसका जो प्लूरल बनता है वो फुल्स बनता है। तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बस इसको इतना ही याद रखना होता है। बहुत ज्यादा आपको समय बर्बाद नहीं करना होता है, क्योंकि आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर एक बार हल्की सी भी नजर आपकी गई हुई है तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ यहीं पे होना चाहिए। और एक और चीज है, होता क्या है मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल पे आऊंगा। एक और रूल होता है कि आपके सेंटेंस में ऐसा होता है कि नाउन के बाजू में नाउन रखा जाता है। बात सुनिएगा हमारा, नाउन के बाजू में नाउन रखा जाता है। सेंटेंस में कई बार ऐसा होता है, क्या होता है, नाउन के बाजू में नाउन रखा जाता है। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये की पॉइंट है जो आपको पहचानना होगा। नाउन के बाजू में हम नाउन रखते हैं, क्या रखते हैं, नाउन के बाजू में हम नाउन रखते हैं। तो एक जो नाउन होता है एक्चुअली ये एग्जेक्टिव की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, क्योंकि ये वाला जो नाउन है, ये नाउन दूसरे नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है, दूसरे नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देता है। तो एक बात आप ऐसा समझिए कि जब नाउन के बाजू में नाउन रखा होता है तो इसके कई सारे पैटर्न होते हैं, जो रखने के पैटर्न होते हैं नाउन के बाजू में नाउन। अब इसमें मैं आपको एक चैप्टर का नाम है नाउन एंड केस, जो आपको पढ़ाया जाता है, वो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। नाउन के जो है 4 केस होते हैं, नाउन के 4 केस होते हैं। ये चारों केस देखो बच्चा आपको फटाफट याद हो जाएगा। एक होता है सब्जेक्टिव केस, ध्यान से देख सुनिएगा। एक होता है बच्चा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जब नाउन को आप सब्जेक्ट यूनिट में देखते हो। क्या देखते हो, जब नाउन को सब्जेक्ट की तरह देखते हो। जब नाउन को बच्चा किसकी तरह देखते हो, सब्जेक्ट की तरह देखते हो, तो ये क्या बोला जाता है, सब्जेक्टिव केस। क्या बोला जाता है बच्चा, सब्जेक्टिव केस। नाउन को जब आप ऑब्जेक्ट की जगह देखते हो, क्या बोला जाता है बच्चा, उसको ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। इसके अलावा ये दो सेंटेंस में हम आसानी से पहचान लेते हैं कि नाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की तरह होता है। एक और केस होता है जिसमें हम बोलते हैं पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस, जो पॉजिटिव केस होता है बच्चा, ये क्या होता है, नाउन के बाजू में नाउन रखने का काम। इसमें भी कई सारे केस आते हैं, नाउन के बाजू में नाउन रखने के कई सारे तरीके होते हैं। ये एक अलग क्लास में हमको अच्छे से पढ़ना होगा। और एक होता है वोकेटिव केस, एक होता है वोकेटिव केस। क्या होता है एक वोकेटिव केस, जैसे हम बोले मोहन, मोहन बोले और मोहन के बाद बोले ब्रिंग ए कप ऑफ टी, ब्रिंग ए कप ऑफ टी। तो इसका क्या मतलब है, हम पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब भी देखोगे तो संबोधित कर रहे हो, क्या कर रहे हो, संबोधित कर रहे हो। ये होता है वोकेटिव केस। क्या होता है बच्चा, ये वोकेटिव केस होता है। लेकिन वोकेटिव केस ना ही आपको समझना है ना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे एग्जाम में बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, कई बार हमारे दिमाग में चलता है अरे सर क्वेश्चन आ गया तो, अरे क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे और प्लेसेस हैं। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मोहन बाजू में लगाया, आप संबोधन दे रहे हो तो वोकेटिव केस बोलते हैं। जो आपका क्वेश्चन बनता है पॉजिटिव केस से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। तो आज हमने कुछ इस पे चीजें ले रखी है जो आज हम कुछ सीखेंगे, और एक लेक्चर और चलेगा पॉजिटिव केस में। इसमें देखो 2 पैटर्न होता है। जब आप पॉजिटिव केस की बात करते हो तो आपको एक चीज अभी समझ में आएगा कि एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है, दूसरा एपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है, तीसरा जो है ऑफ लगाया जाता है। इनके कॉम्बिनेशन से नाउन के पॉजिटिव केस बनाए जाते हैं। ये दोनों जो चीज है वो लिविंग थिंग के लिए बनाया जाता है, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए बनाया जाता है, और इसका एक एक्सेप्शनल केस होता है। इसके अलावा बच्चा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपको ये चीजें ना दिखाई दे, सिर्फ ये दिखाई दे नाउन के बाजू में नाउन, क्या दिखाई दे, नाउन के बाजू में नाउन, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये वाला जो है, क्योंकि नाउन के पहले जो आता है वो बेसिकली जो रोल प्ले करता है वो एग्जेक्टिव लाइक रोल प्ले करता है, एग्जेक्टिव लाइक रोल प्ले करता है।
तो आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि जो ये आखिरी वर्ड है नाउन, ये नाउन, नाउन का आप सिंगुलर प्लूरल बनाते हो, नाउन का आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हो, लेकिन ये जो नाउन है ये एग्जेक्टिव लाइक काम करता है। कैसे काम करता है? एग्जेक्टिव लाइक काम करता है। और एग्जेक्टिव के चैप्टर में जब भी पहुंचोगे तब आपको ये बताया जाएगा कि एग्जेक्टिव की डिग्री बनाई जाती है, एग्जेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। क्या बनाया नहीं जाता है? सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो कुल मिलाजुला के मेरे बात कहने का मतलब यह है कि नाउन के बाजू में जब भी आप नाउन देखोगे, क्या नाउन के बाजू में नाउन देखोगे तो ध्यान रखना है कि ये नाउन एग्जेक्टिव लाइक काम करता है, आप इसके साथ एस या एस नहीं लगा सकते हो। अब मैं बात करूं यहां पे एग्जांपल की, इसको थोड़ा सा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो या नोट करना चाहो मैं वैसे ही दे दूंगा, क्योंकि मुझे इसको जूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे वाला थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, मैं आपको वैसे ही करके दे दूंगा, ये थोड़ा सा देख लो। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको अगर सेंटेंस दिखूं, ही गेव मी 200 रुपीज नोट, ही गेव मी 200 रुपीज नोट, अगर मैं इसको करूं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, इसको मैं आपको इरेज कर लेता हूं, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही हाईलाइट कर लेता हूं ताकि ही गेव मी 200 रुपीज नोट। यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे ही है, गेव है, ये आपका वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर 200 रुपीज नोट, ही गेव मी 200 रुपीज नोट। तो अगर मैं आपका ध्यान यहां पे लेके आऊं 200 रुपीज नोट, तो जो रुपी है वो आपका क्या है? नाउन है, नोट जो है वो आपका नाउन है। आपका यहां पे कहीं पे 100 के साथ, 2 के साथ और बाकी सारी चीजों के साथ कोई भी सिंगुलर प्लूरल नहीं, लेकिन यहाँ दो शब्द है, रुपी भी आपका जो है क्या होता है? रुपी भी आपका नाउन है, नोट भी आपका नाउन है, नाउन के बाजू में नाउन रखा गया है। तो यहाँ पे एग्जाम में ये एरर आपके बहुत कॉमन है, जो आपके एग्जाम में आता है, ये बहुत पूछा जाता है। इसको मैं थोड़ा सा क्या काम करता हूँ, इसको खिसका लेता हूँ, इसको थोड़ा और खिसका लेता हूँ ताकि वो भी एरेज ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपका ध्यान यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ बच्चा, ये देखो, ये हो गया रुपीस और ये हो गया नोट, ये भी नाउन है बच्चा, ये भी नाउन है। तो एक बात ये समझो, ये नाउन का सिंगुलर प्लूरल होना सही होता है, लेकिन इस नाउन का सिंगुलर प्लूरल होना गलत होता है। तो इसको आपको ऐसे नहीं रखना होता है, आपको एस हटाना होता है। क्या हटाना होता है? इसको एस हटाना होता है। इसको पढ़ाने के और सारे तरीके होते हैं, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट का एक फॉर्मेट होता है जिसको टीचर समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं उस फॉर्मेट में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि उसमें पढ़ लेने के बाद भी चीजें ना एग्जाम में क्लिक नहीं हो पाती और हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। अभी जो मैं आज सिखा रहा हूं इससे आप सारा क्वेश्चन आसानी से कर जाओगे सिंगल टेक में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो एग्जाम्पल है, मैं ये वाला थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब यहां पे देखो, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे होता क्या है एग्जाम में, यहां पे ये है स्टार्स लिख के आता है और होटल्स लिख के आता है, तो यहां पे एस होना ठीक होता है, लेकिन यहां पे एस या ई एस का जो यूज केस होता है वो गलत होता है, अक्सर करके आता है। और अगर आप किताब में पढ़ोगे तो किताब में ये लिख के आता है कि हाइफेनेटेड नाउन, मैं फिर से शब्द रिपीट कर रहा हूं, अगर आप नीतू मैम की बुक पढ़ रहे हो तो उसमें लिख के आता है कि हाइफेनेटेड नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। लेकिन एक्चुअली बेसिकली जो कंसेप्ट है वो ये है कि नाउन है, नाउन के बाजू में जो नाउन है ये एग्जेक्टिव लाइक काम करता है। कैसे एग्जेक्टिव लाइक काम करता है? तो एग्जेक्टिव लाइक काम करेगा तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाओगे, इसको सिंगुलर में रखोगे। इसके अलावा इसी से रिलेटेड, एग्जेक्टिव से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है जो आज की क्लास में देखना, ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बस यही आता है, यही 2-3 शब्द है जो आपके पास आएंगे, रुपीज नोट, 5 स्टार होटल्स, इसके अलावा और एग्जाम में कुछ आता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल और भी है। उसके अलावा एक चीज और समझना है कि आपको कुछ यूनिट मिलेंगे, कुछ यूनिट्स के नाम जो है, कुछ यूनिट्स के नाम जो है अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, लाइक पेयर, पेयर मतलब 2 होता है, इसी तरीके से स्कोर हो गया, ग्रॉस हो गया, स्टोन हो गया, 100 हो गया, डजन हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया। तो देखो 2 चीजें हैं जो मैं होमवर्क, तीन चीजें हैं जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको गूगल और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, स्कोर, ग्रॉस और स्टोन। बाकी सारे शब्द आपने सुन रखे होंगे, पेयर का मतलब 2 होता है, 100 का मतलब 100, डजन का मतलब 12, 1000 का मतलब 1000, मिलियन और बिलियन, ये सारे शब्द सुन रखे। ये 3 शब्द ऐसा है जो मैं आपको बोल रहा हूं, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, स्कोर, ग्रॉस और स्टोन, 3 ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए होमवर्क है, इनकी हिंदी मीनिंग आपको खुद तलाशनी है, और हिंदी मीनिंग तलाश के ग्रुप पे आपको पोस्ट करना है कि स्कोर का हिंदी मतलब क्या है, ग्रॉस का मतलब क्या है, स्टोन का हिंदी मतलब क्या है, जो आपको वहां पे बोलना है। यहां पे आपको सिर्फ याद रखना है कि ये कुछ यूनिट के नाम है। क्या है? ये कुछ यूनिट के नाम है। यूनिट, यूनिट मतलब ये हो गया कि भाई इसमें
एक से ज्यादा नंबर है, एक से ज्यादा नंबर है। इन पे आपके एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने 3 वर्टिकल इसीलिए बनाया है ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। एक बार ऐसा होता है कि इनके पहले एग्जेक्टिव जोड़ा जाता है, न्यूमेरल एग्जेक्टिव जोड़ा जाता है। अब आप लोगों ने एग्जेक्टिव पढ़ नहीं रखा है, क्या एग्जेक्टिव पढ़ नहीं रखा है तो न्यूमेरल एग्जेक्टिव समझ में नहीं आएगा। तो चलो मैं न्यूमेरल एग्जेक्टिव छोड़ देता हूं। इसको ऐसे समझो कि आप गिनती जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर नंबर मेंशन हो इसके पहले, क्या हो, नंबर मेंशन हो 1 बताने के लिए, 2 बताने के लिए, 3 बताने के लिए, 4 बताने के लिए, 5 बताने के लिए। एक केस ऐसा आता है कि ये प्लस इनका कॉम्बिनेशन आता है, और एक केस ये होता है कि इसके बाद, इनके बाद ये आता है ऑफ। तो दोनों केस अलग होता है। जब आए, ध्यान रखिएगा, जब आए न्यूमेरल एग्जेक्टिव या 1 2 3 4 5 6, यहां पे कोई भी नंबर दिया हुआ 4 5 6, तो बच्चा ये जो चीज होता है वो इस केस में, ध्यान रखिएगा, इस केस में इसको क्या लेते हैं, इस केस में हम इसको सिंगुलर लेते हैं। क्या, इस केस में इसको हम सिंगुलर लेते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि अगर 1 2 3 4 5 6 के साथ ये सारे के सारे यूनिट आए तो हम इसको सिंगुलर लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा, हम इसको सिंगुलर लेते हैं। लेकिन अगर आपको इन शब्दों के बाद ये पहले हो चलेगा, लेकिन इनके तुरंत बाद अगर आपको ऑफ देखने को मिले, क्या देखने को मिले, ऑफ देखने को मिले, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमेशा एस ऐड करता है। क्या करता है, ये हमेशा कॉम्बिनेशन अपना प्लूरल फॉर्म लेता है। क्या लेता है, प्लूरल फॉर्म लेता है। डिपेंड करता है एस की रिक्वायरमेंट है या ईएस की रिक्वायरमेंट है। अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है, कौन सा वाला कॉम्बिनेशन है, ये वाला बच्चा कॉम्बिनेशन है, तो ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये सिंगुलर की तरह रिएक्ट करेंगे, और जो इनके साथ वर्ब लिया जाएगा, इनके साथ जो वर्ब का कॉम्बिनेशन लिया जाएगा वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन जब इस वाले केस की बात करें तो ऑफ के बाद आपको पता है इमीडिएटली क्या आता है, ऑफ के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट यूनिट आता है, मतलब यहां कोई ना कोई नाउन होगा, क्योंकि ऑफ है, प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। जैसे बात करें हम प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद आपका हमेशा जो है ऑब्जेक्ट यूनिट आता है, उसमें एक नाउन मिलेगा। ये नाउन कैसा होना चाहिए, ये नाउन ध्यान रखना बच्चा, ये नाउन आपका हमेशा प्लूरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और इसके बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब जो आएगा ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जिसपे हम अभी कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 के साथ ये अगर यूनिट आए और इसके बाद ऑफ नहीं आता है, ध्यान रखिए, ये यूनिट आए इसके बाद ऑफ नहीं आता है तो इसको सिंगुलर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रखते हैं। लेकिन अगर इसके बाद कहीं ऑफ आए, ऑफ आने का मतलब है वो नाउन फिर से लेगा, नाउन फिर से लेगा, तो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। इसका कंसेप्ट मैं समझा देता हूं। आप कहते हो ऑफ किस लिए आता है कि इतने में से इतना, इतने में से इतना, तो अगर ये पहले से प्लूरल है, ये ज्यादा है, तो आगे सिंगुलर तो हो नहीं सकता, क्योंकि आगे और बड़ा नंबर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर में से ही आप थोड़ा नंबर निकालते हो। जैसे मैं बोलूं 2 पेयर्स ऑफ किसी चीज का, तो 2 पेयर तभी होगा जब उसमें कुछ होगी प्लूरल फॉर्म, मतलब ज्यादा होगा तभी कम निकालोगे। तो ये आपको जो फॉर्मूला है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। अब अपन लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं किस पे, इसको अप्लाई करते हैं अपन लोग क्वेश्चन पे, कुछ एग्जांपल पे, जिससे आप चीजों को समझ पाए। जैसे मैं बोलूं आई हैव 200 या 100 रुपीज नोट्स, ध्यान से देखिएगा, आई हैव 200 या फिर 100 रुपीज नोट्स। तो मैंने आपको ये बोला कि आपको खास करके ध्यान रखना होगा कि ये जो 100 नंबर है ये आपके यूनिट नंबर्स में आता है, यूनिट नंबर में आता है। अब आपको देखना क्या, इसके पास, इसके पहले कोई न्यूमेरल है, हाँ है, 1 2 3 4 5, हाँ है, ये न्यूमेरल नंबर है आपके पास। तो उसके बाद तुरंत आपको देखना है बच्चा ऑफ आया है कि नहीं आया, यहाँ पे कहीं ऑफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका ये मतलब है कि 100 लोगे या बच्चा 100 लोगे, तो बात यहाँ पे हुई कि क्या लेंगे हम 100 लेंगे, 100 नहीं लेंगे, 100 गलत है। अब अगर यहाँ पे बात आ गई तो थोड़ा सा आगे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है रुपीज नोट्स या रुपी नोट, रुपीज नोट या फिर रुपीज नोट, ये नाउन ये भी नाउन। अब क्या लोगे, रुपी लोगे कि रुपीज लोगे, तो रुपीज लोगे बच्चा, कि रुपी लोगे, रुपी नोट लोगे। इसके बाद अगर हम बात करें सी परचेज 3 डजन पेंसिल्स, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, सी परचेज 3 डजन पेंसिल्स, तो यहां पे क्या है बच्चा, 3 है, डजन होगा कि डजन्स होगा, डजन अपने आप में सही है। अब यहां पे इसके आगे पेंसिल या पेंसिल्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 3 डजन ही होगा, डजन्स नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ऑफ नहीं आया, ऑफ अगर आया होता तब हम डिसाइड करते क्या आएगा कि नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब की कोई बात नहीं हो रही है।
यहाँ पे 3 क्या है, आपका नंबर है 1 2 3 4 5 में, और फिर ये डजन आया है, आपका यूनिट आया है, डजन आया है, तो डजन होना चाहिए। यहाँ पे जो गलती रखी जाती है 3 डजन पेंसिल लिखी जाती है, जो कि गलत होता है। इसी तरीके से ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज, तो 5 के साथ 1000 बच्चा सही है कि गलत है? 1000 सही है, क्योंकि ऑफ नहीं आया है। क्या नहीं आया है? ऑफ नहीं आया है। अब चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपुल्स केम टू सी द फेयर। अब अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो बात आ रही है 100 की, लेकिन इसके आगे कोई न्यूमेरल नहीं आया है। न्यूमेरल आए या न्यूमेरल ना आए, बात हमें ये चेक करना है। अगर ऑफ आया है, अगर ऑफ आया है तो हम क्या करते हैं, हम प्लूरल बनाते हैं, इसको भी प्लूरल बनाते हैं और इसको भी प्लूरल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखना कई सारे कंसेप्ट एक साथ हैं। इसके बाद देखो एक लिखा हुआ है पीपुल, एक लिखा है पीपुल्स केम टू सी द फेयर। तो यहाँ पे ऑफ अगर आता है तो इसको प्लूरल लेते हो, इसको प्लूरल लेते हो, लेकिन यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए पीपुल मैंने रखा है, पीपुल्स भी रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि पीपुल अपने आप में क्या होता है बच्चा, प्लूरल होता है। पीपुल अपने आप में प्लूरल होता है। ये पीपुल्स का मतलब ये होता है डिफरेंट रेस की बात हो रही है। तो 100 ऑफ पीपुल्स, 100 लोग आए तो उसमें कितनी प्रजातियां नहीं होती। यहाँ हम प्रजाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो पीपुल अपने आप में प्लूरल होता है। तो ये आपका रिवीजन रहा कि पीपुल प्लूरल होता है। तो 100 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल केम टू सी द फेयर। अब इसके बाद इसको थोड़ा कैपिटल कर लीजिएगा। ही डोनेटेड मिलियन ऑफ रुपीज या फिर रुपीज, तो मिलियन ऑफ रुपीज या फिर मिलियंस ऑफ रुपी या रुपीज होगा। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ही डोनेटेड, उसने डोनेट किया। मिलियन के बाद क्या आया है बच्चा, ऑफ आया है। तो यहां मिलियन होना चाहिए कि मिलियंस होना चाहिए, मिलियंस होना चाहिए। रुपी होना चाहिए कि बच्चा रुपीज होना चाहिए, रुपी होना की चाहिए बच्चा रुपीज होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, रुपीज होना चाहिए। सिंगुलर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। आई हैव टू पेयर या फिर पेयर्स ऑफ सोजेज, तो यहां पे ऑफ देखने को आया है, इसके बाद प्लूरल है, तो यहां पे पेयर होगा बच्चा की पेयर्स होगा, तो होगा क्या, पेयर्स होगा। तो आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला। आपको जब भी आपके पास ये सारे के सारे शब्द आए, कौन कौन से शब्द आए, ये पेयर, स्कोर्स, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसे नाउन है जिनके पहले और जिनके बाद में दोनों का ख्याल रखना है। पहले आपको ध्यान देना है कि 1 2 3 4 इसमें से कोई चीज आई है कि नहीं आई है, और इसके बाद ऑफ, क्या देखना है, इसके बाद ऑफ। और फिर जो आपका यहाँ पे यूनिट रखा हुआ है, यूनिट इसके हिसाब से बदलेगा। अगर ये आया हुआ, अगर ऑफ आया है तो इसको आप प्लूरल करोगे, क्या करोगे, अगर ऑफ आया है तो इसको साथ प्लूरल करोगे, अगर ऑफ नहीं आया है तो इसको क्या रखोगे, सिंगुलर। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो डायरेक्टली कि अगर ऑफ आया है तो इसको प्लूरल करोगे, ऑफ नहीं आया है तो सिंगुलर रखोगे। इस तरीके से जो है आप इसको अच्छा कर पाओगे। अब मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए जो है कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद हो जाए। क्या हो जाए, आपको अच्छे से याद हो जाए ये कुछ कंसेप्ट। तो इस कुछ कंसेप्ट में अब क्वेश्चन आपको लगाना है। सारे बच्चे फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, ठीक है। और जो बच्चे रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, जो बच्चे खत्म हो जाने के बाद क्लासेस देख रहे हैं, अगर उनको कोई डाउट होगा तो ग्रुप पे जो है क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज मेरे को Q&A सेशन में जो है क्वेश्चन सेंड करेंगे। माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ओल्ड, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दोनों में है। पहला जो कंसेप्ट था, दूसरा जो कंसेप्ट है, दोनों है। माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ओल्ड। ईयर क्या होता है बच्चा, ईयर आपका नाउन होता है। मैं पहले आपको बता दूं जिन बच्चों को पता नहीं, ईयर आपका नाउन होता है। तो यहां पे देखिए एक नाउन है और एक नाउन है, दो नाउन है। तो दो नाउन है तो बच्चा सारे लोग बताएंगे इसमें गलती क्या है। सी साए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। सी, इसमें दो तरीके का कंसेप्ट है। मैं हिंट दे देता हूं इस क्वेश्चन में किस तरीके का कंसेप्ट है। एक तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करते हुए सिखाया, अगर बच्चे ने रिवीजन करके याद रखा है तो आपका ध्यान चला जाएगा। और दूसरा जो एक आज कंसेप्ट बताया, नाउन के बाजू में नाउन, दो तरीके का कंसेप्ट लग के क्वेश्चन नंबर ये बना हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो दिमाग के पर छक्के उड़ जाते हैं और बहुत आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, दे फाउंड 10 इंचेस पाइप्स, और उसके बाद नेहा ऑफर्ड 10 रुपी, ठीक है, और संजय स्पेंड 3 ईयर और हरीश नीडेड 500। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सब लोग पहला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब फटाफट सब लोग, बच्चा आ गए, ईयर बिल्कुल सही है, सही करते जा रहे हो। सी साए 6 फीट की जगह क्या होना चाहिए, फुट होना चाहिए, क्योंकि ये प्लूरल है बच्चा। अगर आपने सिंगुलर प्लूरल कन्वर्ट करना याद रखा है तो ये फीट जो है आपका प्लूरल होता है। आपको क्या चाहिए, आपको सिंगुलर चाहिए। उसके बाद दे फाउंड 10 इंचेस पाइप, नाउन के बाजू में नाउन रखा हुआ है, नाउन के बाजू में, और 10 भी अगर देख रहे हो तो इसके बाजू में जो है इंचेस रखा हुआ है।
तो आप इसको तुरंत ऐसे करो, नाउन के बाजू में नाउन, क्या करोगे आप, नाउन के बाजू में नाउन, कंसेप्ट लगाओ, इंचेस की जगह इंच रखोगे, लेकिन उसके बाद नेहा ऑफर्ड 10 रुपी, तो नेहा ऑफर्ड 10 रुपीज, संजय स्पेंड 3 इयर्स। अब यहाँ पे नाउन के बाजू में नाउन नहीं है, अब यहाँ पे आप रख सकते हो, अब क्या रख सकते हो, अब यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। और ये जो है 10 और 3 को मर्ज मत कीजिएगा, ये यूनिट नहीं है, ये यूनिट नहीं है बच्चा, ध्यान रखिएगा। कहीं आपको मैंने यूनिट में रुपीज और ईयर्स लिखा हुआ है, नहीं ना, ये रुपीज और ईयर्स जो है ये आपके यूनिट में नहीं था, आपके यूनिट में वो है जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, जैसे पेयर हो गया, दो का हो गया, ग्रॉस हो गया, स्टोन हो गया, डजन हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन। तो ये रुपी और ईयर वो वाला पार्ट नहीं है, रुपी और ईयर वो वाला पार्ट नहीं है। आपको ये समझना होगा कि इसमें आपको इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा। 3 साल की बात हो रही तो 3 साल, और यहाँ पे इसके बाजू में कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे जो है इस ईयर और इस ईयर को कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सके। ये नॉर्मल सेंटेंस थे जहां पे इसका प्लूरल बनाना है, क्योंकि आपको पता है ये नंबर से ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, ये प्लूरल होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिट आपको बताई गई है, आपको बताई गई है पेयर, ग्रॉस, स्कोर, स्टोन, बिलियन, 100, 1000, ट्रिलियन, मिलियन, ये सारे के सारे जो है यूनिट वाले नंबर थे। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पे आ जाए, हरीश नीडेड 500, हरीश नीडेड 500, दे अरेंज 10 डजन्स। अगले क्वेश्चन में आओ, हरीश नीडेड 500, दे अरेंज 10 डजन्स। अब उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, 100 ऑफ स्टूडेंट हैज हैव अप्लाइड, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट इज आर इनवाइटेड, द लाख्स ऑफ स्टूडेंट इज आर इंटरेस्टेड, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हैज हैव अटेंडेड द सेमिनार। तो ये सारा का सारा चीज है, हरीश नीडेड 500, दे अरेंज 10 डजन। तो अभी अपन ने डिस्कस किया कि 5, 10 नंबर लगा हो। 100 और डजन क्या है, 100 और डजन बच्चा क्या है, आपका यूनिट है। 100 और डजन क्या है बच्चा, आपका यूनिट है। तो 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, डजन होना चाहिए कि डजन्स होना चाहिए, बच्चा लोग सारे के सारे लोग फटाफट बताएंगे। चलो बच्चे लोग सही आ गए कि इसको हटा लिया, इसको हटा लिया। 100 ऑफ स्टूडेंट हैज हैव अप्लाइड, 100 ऑफ स्टूडेंट हैज हैव अप्लाइड, यहाँ पे आपने ऑफ देखा तो ध्यान से देखिएगा, 100 के साथ यहाँ पे प्लूरल, ऑफ के बाद जो यहाँ पे आएगा ये भी प्लूरल, और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, वर्ब भी होगा प्लूरल। तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड, हैज नहीं होगा, 1000 ऑफ है तो थाउजेंड्स होगा, अप्लीकेंट का भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, आर भी लेना पड़ेगा। द लाख्स आप स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी प्लूरल होगा, क्योंकि मैंने बोला ये भी प्लूरल है, आपके बाद भी प्लूरल आएगा, इज नहीं होगा बच्चा, क्या होगा, आर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में एक खास करके ध्यान रखना है आपको कि कई बार क्या होगा कि 1000, 100, मिलियन, करोड़, कई सारी चीजें एक साथ आपको मिक्स करके दे दी जाएगी। तो उस वक्त आपको ये सावधानी बरतनी है कि जो छोटा नंबर होता है वो पहला रखना होता है। हम क्या बोलते हैं, हजारों लाखों, हजारों लाखों बोलते हैं, लाखों हजारों नहीं बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कम जो नंबर हो, जो कम नंबर हो, लाइक 1000 पहले आए, अगर मैं पूछूं 1000 पहले आएगा कि लाख पहले आएगा, तो आपको क्या करना है, 1000 पहले आना है, लाख, और फिर उसके बाद जो है मिलियन आएगा, इसके बाद जो है मिलियन आएगा, इसके बाद बिलियन आएगा, इस तरीके का सीक्वेंस रखना है। तो यहाँ पे लिखा है थाउजेंड्स ऑफ 100 ऑफ स्टूडेंट हैज हैव अटेंडेड द सेमिनार। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ध्यान से बच्चा, कि इस 100 को रिप्लेस करना है इधर पे, इस 100 को रिप्लेस करना है इधर पे। तो इसको आप 100 ऑफ को इधर हटा दो, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 100 ऑफ, और हंड्रेड्स ऑफ होगा, बेसिकली क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, स्टूडेंट की जगह क्या होगा बच्चा, स्टूडेंट्स होगा, हैज की जगह क्या होगा बच्चा, हैव होगा, अटेंडेड द सेमिनार। तो आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर उसके बाद, और उसके बाद उसका बड़ा नंबर आएगा। जब भी ऑफ का सिंबल देखोगे, जब भी आप ऑफ का सिंबल देखोगे, उसके बाद आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें भी मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा कि जब आप कभी भी ऑफ देखो तो ऑफ का मतलब ये हो गया कि ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी में निकाली जा रही है, तो ये क्वांटिटी कम होती है और ये क्वांटिटी हमेशा बड़ी होती है। तो अगर ये बड़ी होगी तो ये प्लूरल में, मैक्सिमम केसेस में ये प्लूरल फॉर्म ही रहता है। तो ऑफ के बाद जो नाउन लेते हो प्लूरल ही लेते हो। ये इस तरीके से मैंने हमेशा याद रखा था और एग्जाम में ये सबसे ज्यादा आपको मदद करता है। तो यहाँ पे ऑफ के बाद हमेशा आपको प्लूरल देखना रहता है।
वन ऑफ द, और इस तरीके से बहुत सारे शब्द होंगे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में दोबारा अलग से आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को ये पार्ट डिफिकल्ट लग रहा होगा, बहुत आसान सा लग रहा होगा, बहुत ईजी भी है, बहुत आसानी से पहचान भी सकते हो। अब जैसे लिखा है लाख्स ऑफ थाउजेंड ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज इज आर वेस्टेड ऑन द प्रोजेक्ट, तो आपको लाख्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिखना है या थाउजेंड्स ऑफ लॉक्स ऑफ करोड़ ऑफ? तो आपको थाउजेंड पहले लिखना है, थाउजेंड्स ऑफ, फिर लाख्स ऑफ, फिर करोड़ ऑफ रुपीज इज आर वेस्टेड, तो आर वेस्टेड होगा, इज वेस्टेड होगा, इज होगा। अब ऑफ के बाद देखो रुपीज लिखा है, प्लूरल बिल्कुल सही है, तो ऑफ के बाद आपको प्लूरल फॉर्म देखना भी रहता है ऑन द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज मैंने अभी आपको बताया था, उसका भी थोड़ा एग्जांपल देख लो। जैसे लिखा है 2 स्पूनफुल मिल्क विल बी सफाइस, 2 स्पूनफुल मिल्क विल बी सफाइस, सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट। तो हैंड्सफुल, हैंडफुल, बैटल, हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स हैव वॉन द। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि 2 स्पूनफुल मिल्क विल बी सफाइस, यहाँ पे 2 लिखा है, फिर स्पूनफुल लिखा है, फिर मिल्क लिखा हुआ है, ये क्या है आपका नाउन, ये बाजू में नाउन, तो मैं बोलूं स्पूनफुल होगा, स्पूनफुल्स होगा। चलो ये अच्छा आपके लिए होमवर्क है, अब मेरे को उस पर भेजो, एक अच्छा कंसेप्ट है ये, होमवर्क है, आप मेरे को ग्रुप में इसका सोल्यूशन भेजो सारे के सारे बच्चे। इसके बाद है हैंड्सफुल, हैंडफुल्स और ऑफ सोल्जर्स हैव वॉन द बैटल। ध्यान से रखिएगा, ये बैटल इधर पे आ गया, एक और सेंटेंस है। ये कई बार आपके एग्जाम में और कंफ्यूज किया जाएगा कि हैंड्सफुल होगा, हैंडफुल्स होगा, हैंडफुल होगा ऑफ सोल्जर, ऑफ है तो पहले आपका एस आएगा बच्चा, उसके बाद हैंडफुल है या हैंड्सफुल है, हैंडफुल है या फिर हैंड्सफुल है। तो यहाँ पे जो आपका इसका प्लूरल फॉर्म होता है वो हैंडफुल्स होता है, क्या होता है, हैंडफुल्स होता है, और ऑफ है, ऑफ के पहले प्लूरल आएगा। सोल्जर होगा बच्चा कि सोल्जर्स होगा, सोल्जर्स होगा, हैज होगा कि बच्चा हैव होगा, हैज की जगह क्या होगा बच्चा, हैव होगा। तो इस वाले केस में आपको पूरा, और इसका कौन कौन बच्चा मुझे देने वाला है, इतना सारा एग्जाम्पल कर चुका हूं मैं, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसका जो है जवाब आप सारे के सारे लोग मुझे ग्रुप पे भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्पूनफुल मिल्क विल बी सफाइस, ये आपको जो है ये मुझे जो है आप मुझे यहाँ पे भेजो, यहाँ पे कहाँ, ग्रुप पे भेजो, ग्रुप में मुझे भेजो। ये क्वेश्चन मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा वापस से। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपका ब्रेन कितना काम कर रहा है। दो चीजें हैं इसमें मिक्स है, मैंने काफी सारा एग्जाम्पल कराया है, तो मैं चाहूंगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है आप इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को ग्रुप पे भेजें, ठीक है। बहुत सो के बच्चे जाग रहे हो। मुझे ग्रुप पे भेजो, कल की क्लास में क्वेश्चन मैं दोबारा लूंगा, क्योंकि इतना सारा बताया, एक क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हो। उसके बाद एक चीज समझो, एक और कंसेप्ट आता है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन बच्चा और आता है, एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आता है बेसिकली, और ये होता है आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन से रिलेटेड कई तरीके के डाउट आते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन के प्लूरल भी बनाए जाते हैं। जैसे ये हम मैथ्स में फ्रैक्शन जानते हैं, तो अगर हम मैथ्स की थोड़ी बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे समझ लें, तो जो फ्रैक्शन का प्लूरल बनाया जाता है वो बहुत आसानी से आप समझ लोगे। बहुत आसान आसान है, बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे एक चीज़ समझो आप कि आपका फ्रैक्शन, अगर मैं ये बोलूँ, ये एक इस तरीके से है, एक ये अगर मैं यूं कर लूँ, तो ये पूरा का पूरा हमने सर्किल ले लिया, ये यूनिट सर्किल हो गई। यूनिट सर्किल में अगर मैं 3 पार्ट इसको बांट लूँ, और 3 पार्ट बांटने के बाद मैं इसको ऐसे बोलूँ, ये मैं इसको कलर कर दूँ, तो अगर मैं बोलूँ इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, 1/3। 1/3 का मतलब आप समझिए क्या बोलते हैं, हम इसको 1/3 बोलते हैं, 1/3 मैथ में बोलते हैं, और अंग्रेजी में 1/3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। जब हम 1/3 बोलते हैं, इसका ये मतलब होता है बच्चा, ये क्या है, ये एक पार्ट है, क्या है ये बच्चा, एक पार्ट है, एक पार्ट है। सो अगर 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 फ्रैक्शन की बात किया जाए, अगर बच्चा फ्रैक्शन की बात किया जाए, तो फ्रैक्शन में दो चीज होती है, एक होती है एनआर, एक होती है डीआर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दो चीज होती है। और अंश और हर बोलते हैं बेसिकली, हिंदी भाषी बच्चे अगर इसे जानना चाहें तो सब लोग जानते हैं बच्चा, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत मजाक मजाक का कंसेप्ट है, इसे सीख जाओगे, इसको लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि अगर मैं बोलूँ सिर्फ इस वाले पार्ट की, मतलब एक पार्ट की, तो
जब nr 1 हो, क्या हो, किसी फ्रैक्शन का nr 1 हो, इसका ये मतलब ये हो गया कि यूनिट सर्किल में हम सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं, एक पार्ट की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो 1/3 है ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, इसका मतलब होता है ये सिंगुलर होता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, इसको बोलूं कि 1/3 की जगह अगर मैं बोलूं 2/3, एक तो nr इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे कोई नंबर ना हो। इसके दूसरे केस की बात करेंगे, जैसे आपके एग्जाम में आता कैसे, जैसे 1/3 या फिर थर्ड्स लिख के आ जाता है, इज आर। दो चीजें पहचाननी होती है, एक तो ये पहचाननी होती है कि थर्ड लिखोगे बच्चा, थर्ड्स लिखोगे, तो हमेशा हमको लगता है कि यार थर्ड लिखा है तो यहाँ पे 1/3 लिखेंगे, तीन में से एक की बात हो रहा है 1/3, लेकिन नहीं, 1/3 का मतलब एक पार्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो, एक पार्ट की बात कर रहे हो। तो जब भी यहाँ पे 1 लिखा हो, जब भी यहाँ पे 1 लिखा हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये थर्ड्स नहीं होगा बच्चा, थर्ड होगा। जब भी nr इक्वल टू 1 होगा तो ये क्या होगा, ये थर्ड होगा। और ये r नहीं होगा बच्चा, क्या होगा, ये होगा इज। क्या होगा, ये nr जो है ये यहाँ पे जो है इज होगा, कब, जब nr इक्वल टू 1 होगा। जब यहाँ पे 1 होगा, बेसिकली आपको क्या चेक करना है, जब यहाँ पे होगा 1 तब ये चीज होगा। अगर अगर इसको फॉर्मुलेट करें तो nr इक्वल टू अगर 1 है तो सिंगुलर जो है क्या लेते हो, सिंगुलर लेते हो ये, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेते हो वो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये 2/3, कंसेप्ट देखिएगा, 2/3, इसमें आप यूं कह सकते हो कि nr लेस देन dr, nr लेस देन dr, या इसको ऐसे बोल सकते हो 3/5, क्या बोल सकते हो 3/5, या ऐसे बोल सकते हो 5/7, 5/7 या 5/7। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि 1/3, 2/3, 3/5 ऐसे लिखते हो ना, तो यहां पे एक केस आता है कि जो nr है वो dr से कम है। क्या है, nr dr से कम है। तो nr जब dr से कम होता है तो एक चीज समझो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जब nr dr से कम होता है, इस लाइक 2/3 ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं, तो हम इसको अगर यूनिट सर्किल पे चले तो इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिए बच्चा, इसका मतलब ये हुआ सारे के सारे लोग कि हम यहाँ पे दो पार्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक तो इस पार्ट की और कोई रैंडमली इस पार्ट की बात कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दो पार्ट की बात कर रहे हैं, टू की बात कर रहे हैं। टू अपने आप में क्या है, प्लूरल। अब मैं यहाँ पे बोलूं 2/3 होगा बच्चा कि 2/3 होगा, 2/3 होगा कि 2/3 होगा, तब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अब यहां पे हम प्लूरल लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लूरल, क्योंकि अब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। अब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम प्लूरल लेते हैं। आगे जो हेल्पिंग वर्ब आता है बच्चा, हेल्पिंग वर्ब भी जो आपका आता है वो प्लूरल आता है, क्योंकि यहाँ पे एक की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे दो की बात हो रही है। जैसे 2/3 लिखे या 2/3 लिखे, इसके साथ जो वर्ब ले बच्चा वो इज ले या आर ले, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आए 2, 1 से ज्यादा आए तो आप हमेशा क्या लोगे, प्लूरल लोगे। 1 से ज्यादा आए आप हमेशा प्लूरल लोगे, और फिर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो भी बच्चा क्या लोगे, प्लूरल लोगे। एनआर डीआर से जब भी बड़ा हो तो आप प्लूरल लेते हो, और जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हो, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हो। क्या लेते हो, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हो, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हो। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले हम, इसका एक और केस आता है जब एनआर अभी डीआर से छोटा था, अब एनआर डीआर से बड़ा हो जाए। जैसे आपने सुना होगा 1/2/3, इसको ऐसे लिख सकते हो 5/3, 5/3, या 1/2/3 लिख सकते हो। तो आप इसको कैसे लिखते हो, 1 एंड 2/3, 2/3। तो आप ऐसे देखो कि यहाँ पे आपने 1 लिख लिया, 1 के साथ आपने क्या जोड़ा, इसको ऐसे भी लिखते हो 1 + 2/3, जो प्लस है इसको एंड से रिप्लेस कर दिया, इसको 1 लिख दिया, 2/3 को ऐसे लिखा। तो मैं बोलूं 2/3 होगा बच्चा कि थर्ड्स होगा, तो सबके मुंह से बात आएगी कि सर थर्ड नहीं होगा, थर्ड्स होगा, क्योंकि अब ये 2 है। अब जब हेल्पिंग वर्ब आगे लगाने जाओगे बच्चा, क्या हेल्पिंग वर्ब लगाने जाओगे, तो ये एक पहले से था, ये इतना जोड़ दिए हो, ये कंबाइंड क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो जो हेल्पिंग वर्ब भी होगा वो भी बच्चा क्या होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ज्यादा बड़ी नहीं है। जैसे 5/3 या थर्ड्स, यार 5 लिख दिए हो, 5/3 लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, 5/3 लिखोगे। 1 एंड 2/3 या थर्ड्स होगा तो थर्ड्स होगा। तो बस यही छोटा सा कंसेप्ट होता है जो आपको ध्यान रखना होता है, फ्रैक्शन के केस में आता है। अगर मैं इसको की पॉइंट में अगर आपको याद रखना चाहूं हमेशा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर 1 आए, क्या, अगर 1 आए, 1 उसके बाद थर्ड, 1/4, 1/6, 1/7, तो आप हमेशा 1/3 लिख लो, 1/4 लिख लो। लेकिन अगर ये 1 बदल जाए 2 में, 3 में या ज्यादा में, तो यहां पे हमेशा आप क्या करोगे, यहां पे प्लूरल लेना चालू कर दोगे, क्योंकि एक से ज्यादा की पार्ट हो रही है। तो बस छोटा सा ट्रिक होता है, अगर 1 आया
तो आप सिंगुलर रखोगे, अगर वन नहीं आया, ठीक है, अगर वन नहीं आया, वन से ज्यादा आया तो प्लूरल लोगे। और जब वन आता है तो हेल्पिंग वर्ब भी वन के हिसाब से लेते हो, क्या लेते हो, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हो। और जब 2 3 ज्यादा आया तो इसके हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हो। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा समय मतलब बिताने की कोशिश होती है टीचरों के द्वारा। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी चीज है जिसमें आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत है, क्योंकि की पॉइंट है बस आपको यही याद रखना है कि जब भी आपका फ्रैक्शन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपका फ्रैक्शन है, अगर वन लगा है तो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। वन नहीं लगा है, वन से ज्यादा है, तो आपको प्लूरल और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। तो छोटा सा यही की पॉइंट है जो आपको प्रिपेयर रहना है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में जैसे 1 and 2 थर्ड या फिर थर्ड्स होगा, तो बच्चा थर्ड नहीं होगा, थर्ड्स होगा, इज होगा कि आर होगा, आर होगा। 2.5 डे होगा या डेज होगा, जैसे हम 2.5 दिन लिखते हैं हिंदी में, 2.5 डे ऐसे लिख सकते हो। या इसी को अगर आप इस तरीके से लिखना चाहोगे बच्चा 2.5 डे, 2.5 डे, तो 2.5 डे या फिर डेज, 1/2 को हाफ डे, तो 1.5 लिख दियो, डे होगा कि डेज होगा, क्योंकि भाई ये 2 और 2.5 दिन हो गया तो प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल आएगा, ये भी प्लूरल आएगा, ठीक है। और 1/2 को हाफ लिखते हो, क्या लिखते हो, हाफ लिखते हो। इस वाले केस में जाना नहीं होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 सही 1/3, तो आप ऐसे लिखते हो 2 and 1/3, 2 and 1/3, 2 and 1/3 डे या फिर डेज। तो भी इस केस में 2 जुड़ा हुआ है तो यहां पे डेज का केस आएगा। इसके अलावा मैं अगर इसको ये बोल दूं 2 and 2/3 डेज, अगर इसको ऐसे लिखूं तो आप इसको कैसे लिखोगे जरा नीचे देखना और कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखने की कोशिश करना। मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चा, 2 को जोड़ूंगा, क्योंकि 2 + 2/3 आता है आपका, 2 + 2/3 नहीं आएगा, ये ज्यादा आ जाएगा। ये मतलब आप इसको ऐसे लिख लो 2 + 2/3 को, अदरवाइज वो थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, आपको पता है 2 + 2/3 नहीं होगा। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लेता हूं ये डेज को, तो इसको देखो आप कैसे लिखते हो, तो 2 को लिखोगे 2, प्लस को क्या लगाओगे, प्लस को बच्चा एंड लगाओगे, और 2 को 2/3 कैसे लिखोगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक से ज्यादा हो तो आप थर्ड नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, थर्ड्स। ये चीज आपको ध्यान देना होता है। ये अगर 1 है तो ये सिंगुलर रहेगा, ये एक से अगर ज्यादा है तो आपका क्या होगा, आपको यहाँ पे प्लूरल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर एंड के साथ आपने जोड़ रखा है तो ये पूरा का पूरा वैसे प्लूरल हो जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमेशा आर के फॉर्मेट में आता है, क्या आता है, आर के फॉर्मेट में आता है। तो ये बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं जो आपको इसमें एग्जाम में कई बार क्या होता है, पूछ दिया जाता है, ठीक है। एक और कंसेप्ट आता है जो आपको थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में आता है। मुझे याद है कि 2015 में भी मेरे पेपर में आ गया था, 16 में भी मेरे पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया था। अब समझना कैसे क्या होगा, एक इस चीज को कैसे याद रखते हैं, अवध, अवध, अवध से पहले इसको आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अवध से पहले एक कंसेप्ट है, अवध से पहले इसकी मॉनिक बनाई गई थी, इस वजह से याद रह जाता है। अब जो ए लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, डी एच लिखा है और एस और पी, इसकी स्पेलिंग भी याद रखनी होती है। अवध से पहले AWDH को अवध बोल सकते हो, SP को से पहले बोल सकते हो। तो ए फॉर अमाउंट होता है, ध्यान रखिए, ए फॉर अमाउंट होता है, ए फॉर अमाउंट होता है, ये वेट होता है, और डी फॉर डिस्टेंस होता है, और एच फॉर हाइट होता है, और ये होता है स्पीड, और ये होता है आपका पीरियड। इसमें यार दो कंसेप्ट होता है, दो कंसेप्ट में मैं आगे आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में नहीं ले जाना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम में नाम से पूछने के लिए बहुत सारा चीज है। इसका सिर्फ एक केस आता है आपके एग्जाम में चेक करने के लिए। ये दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं, यूनाइटेड सेंस में और डिवाइडेड सेंस में। डिवाइडेड सेंस में, यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस का कहने का मतलब है एक बार ये सिंगल यूनिट की तरह इस्तेमाल होते हैं, और एक बार ऐसा होता है कि जब ये सिंगल यूनिट की तरह इस्तेमाल नहीं होते, एक बार ये ऐसा होता है जो डिवाइडेड सेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब ये यूनाइटेड सेंस में इस्तेमाल होते हैं बच्चा, तो इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, जो वर्ब होता है वो सिंगुलर की तरह यूज होता है, और यही केस आपके एग्जाम में आता है, यही केस आपके एग्जाम में आता है। कुछ याद ना रख पाओ तो ये बस 3 एग्जाम्पल याद रख लेना, 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो आपके एग्जाम में याद रहेगा। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप आसानी से टिक कर लोगे। इसका हमेशा यूनाइटेड से पूछा जाता है। जैसे 200, बात है अमाउंट की, तो 200 रुपीज लिखा हुआ है, इज आर इन माई पॉकेट या फिर पॉकेट्स। तो दो चीज समझिएगा, एक है पॉकेट, एक है पॉकेट्स।
तो इसके दो सेंस हो सकते हैं। 200 रुपए, 200 रुपीज जब लिखा है 200 रुपए, इज आर इन माई पॉकेट, तो यहां पे जो वर्ब है ये बात हो रही कि 200 रुपए, इसका मुझे सेंस समझाना पड़ेगा सेंटेंस को समझने के लिए कि 200 रुपए मेरी जेब में है या 200 रुपए मेरी जेबों में है। दो चीज है, पॉकेट और पॉकेट्स दोनों तरीके से आ सकता है। पॉकेट लिखा है इसका मतलब है कि 200 रुपए आपके एक जेब में है, अगर पॉकेट्स लिखा है इसका ये मतलब है कि आपके पास एक से ज्यादा पॉकेट है और 200 रुपए आपके पॉकेट्स में मिला के, किसी में 100 रुपए है, किसी में 50 रुपए है, किसी में कुछ है। तो जब आपका पॉकेट है इसका ये मतलब है आपके जेब में 200 रुपए है, यूनाइटेड सेंस में है। जब पॉकेट्स लिखा है मतलब डिवाइडेड सेंस में है, क्या है, डिवाइडेड सेंस में है। तो जब पॉकेट्स का इस्तेमाल होगा तो आर इस्तेमाल करोगे, जब पॉकेट का इस्तेमाल होगा तो इज इस्तेमाल करोगे। तो 200 रुपीज की जगह रुपी इस्तेमाल करोगे, इसका मतलब है 200 रुपए यूनाइटेड सेंस में, ठीक है। या फिर आप रुपीज भी इस्तेमाल करोगे तभी भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो इस्तेमाल किए हो, 200 रुपए, तो 200 रुपए का नोट नहीं आता है। अगर 500 रुपए की बात हो तो एक बार समझ में आता 500 रुपए का नोट आता था, लेकिन अब 200 का नोट आने लगा। ये जब सेंटेंस बनाया गया था तब बहुत पहले बनाया गया था, जिस वक्त 200 के नोट नहीं आते थे, लेकिन अब 200 के नोट आने लगे हैं। अगर रुपीज लिखने का मतलब है तो कंबाइंड रूप से कलेक्टिवली 200 रुपीज नोट है, उस रुपीज नोट नहीं है, 200 रुपए कलेक्टिवली है। बस आपको ये समझना है कि आपके एक पॉकेट में है इसका मतलब यूनाइटेड सेंस है, एक से ज्यादा पॉकेट में है इसका मतलब है डिवाइडेड सेंस में है। तो एक पॉकेट में है तो इज का इस्तेमाल करोगे, एक से ज्यादा पॉकेट में है तो आप आर का इस्तेमाल करोगे। तो अमाउंट हो, वेट हो, डिस्टेंस हो, हाइट हो, स्पीड हो, पीरियड हो, ये यूनाइटेड सेंस में इस्तेमाल होते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर लगाई जाती है। एक जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सब कुछ भूल जाना बच्चा, बस ये वाला याद रखना कि जब भी एसएससी रिपीट करती है यही वाला क्वेश्चन रिपीट करती है, और अब तक पिछले 20 सालों में कम से कम 150-200 बार ये क्वेश्चन अलग अलग सेट में रिपीट किया जा चुका है। 5 miles is आर इजी टू कवर ऑन फुट, या 5 miles इज आर लॉन्ग डिस्टेंस। सेंटेंस को एक और लिख देता हूं, अक्सर करके इस तरीके से आता है, 5 miles इज या फिर आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो मैं उस टाइम पे इसको रट के गया था कि अगर इस तरीके से सेंटेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। तो ये यहाँ पे एक सिंगुलर यूनिट की तरह इस्तेमाल होता है, सिंगल यूनिट की तरह इस्तेमाल होता है। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, आर की जगह आपको इज टिक करना होता है। जैसे 168 सेंटीमीटर इज आर माई हाइट, 168 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, तो 168 सेंटीमीटर जो है ये एक यूनिट की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 168 सेंटीमीटर इज माई हाइट। आर माई हाइट नहीं होता, इज माई हाइट होता है। क्या होता है, आर माई हाइट नहीं होता है, इज माई हाइट होता है। ठीक है बच्चा लोग, एक बच्चा बोल रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में वर्मा जी का एग्जाम्पल चोरी किया हुआ है। अरे यार मैंने बोला था कि इस बार ना किसी भी टीचर का कुछ भी छूटेगा नहीं, जिसके यहाँ से जो भी कंसेप्ट अच्छा होगा या कुछ अच्छी चीज होगी जिसमें आपको कुछ समझाने लायक है तो वो चुरा के आपको दे देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है यार। जो चीजें अच्छी है वो सभी को मिलनी चाहिए, बटनी चाहिए। और क्या नाम है आपका बच्चा, कोई यूट्यूब पे बच्चा देख रहा है, रघु। रघु, इस बार जो ये ड्रीम बैच है, इस ड्रीम बैच में मैं किसी टीचर का कंटेंट छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं सारे टीचर्स का कंटेंट ना परचेज करके इधर बैठा हुआ हूँ, तो मैं सभी टीचर्स का कंटेंट खंगाल के बैठा हूँ कि किसी के अंदर क्या अच्छा है, किसी के अंदर क्या अच्छा है, किसी के अंदर क्या अच्छा है। अगर किसी के अंदर कुछ एग्जाम्पल अच्छे मिले मुझे जो आपके एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट है तो वो भी चोरी करके आपको ड्रीम बैच में मिलेगा, कहीं और पे कुछ मिलेगा तो भी मिलेगा। इंग्लिश ना उन्होंने बनाया, ना किसी ने बनाया, ना किसी ने बनाया। एसएससी के एग्जाम के हिसाब से जितनी रेलेवेंसी के हिसाब से चीज़ है, अगर कहीं पे है तो सब जगह से चुरा के आपको डिलीवर करूंगा। तो एक बात आप समझिएगा कि ये जो सारी क्लासेज है, इन सारी क्लासेज में आपके एग्जाम के रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो मिलेगी। जैसे इसमें से मैंने उनका पूरा लेक्चर देखा, पूरा लेक्चर देखने के बाद मुझे पता चला कि जिन चीज़ों को उन्होंने पिछले 3 घंटे में समझाया, मुझे लगता है कि 20 मिनट में काफ़ी हो जाएगा। उनके लेक्चर देखने के बाद मैं जो समझ पाया था वो ये समझ पाया था कि 1.5 घंटे के बाद अगर मेरे सामने अगर कोई क्वेश्चन रख दिया जाए तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बीइंग ए यूपी बोर्ड का स्टूडेंट। तो आप में से बहुत सारे बोलोगे बेवकूफ़ हो गए सर, हम तो कर लेंगे। नहीं, जब आप एग्जाम में बैठोगे लॉजिक लगाना होता है, तो लॉजिक से चीज़ें नहीं चलती है। अभी जो मैंने आपको बताया ना वो बिल्कुल आपको की पॉइंट समझते हो ना, की पॉइंट है। आपको ये पता होगा कि क्या चीज़ आपको देखना है, आप चीज़ों को देखोगे उसी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे पिछले वाला कंसेप्ट है, पिछले वाले कंसेप्ट में इतना परेशानी होता है, इतना परेशानी होता है इस वाले में कि आदमी बहुत गलतियां करता है। इस वाले में आदमी बहुत गलतियां करता है। फ्रैक्शन तो बहुत इजी है, फ्रैक्शन को घंटों घंटों उन्होंने पढ़ाया। फ्रैक्शन 5 मिनट का था, आपको ये बस देखना है कि 1 लगा है तो सिंगुलर होगा, अगर 1 नहीं लगा है तो प्लूरल होगा। बस एक लाइन का कंसेप्ट है और एक लाइन में ही खत्म होना चाहिए। 4-5 एग्जाम्पल, ज्यादा समय स्पेंड करने लायक नहीं है। आप बच्चा लोग को एक बात ये समझना है कि
कि जो आपको समय देना है रेलेवेंसी के हिसाब में, एग्जाम में सिलेक्शन कब होता है? एग्जाम में सिलेक्शन आपका तब होता है जब आप इररिलेवेंट कंटेंट को छांट के हटाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपना नोट बनाते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपको अपने हिसाब से उसको याद करने के तरीके बनाने होते हैं कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप सही तरीके से उसको कैसे याद रख पाओगे। ऐसे ही जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इतना ज़्यादा अथाह है कि अभी वर्मा जी को ना पिछले 5-7 जन्म लेना पड़ेगा इसको सीखने के लिए, और लगभग हर टीचर को 5-7 जन्म लगेगा, तभी भी इंग्लिश सही से नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश में इतना डिबेट चलता रहता है, मैथ्स की तरह नहीं है कि आपने 6 महीने मेहनत किया मैथ्स आ गई। इंग्लिश है जल्दी आती नहीं है, पर एसएससी की इंग्लिश 3 महीने में 3.5 महीने में अच्छे से कंप्लीट की जा सकती है। इसके बाद बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। एक और अच्छा कंसेप्ट है, एक अच्छा कंसेप्ट और है जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो इसके बाद क्लास आप लोगों की चलने वाली है। वो कुछ ये कंसेप्ट है जो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस करने वाला हूँ, नाउन एंड केस। ये है पॉजेसिव केस। इसमें मतलब वैसे तो जो आपके एग्जाम में पॉजेसिव केस आता है बहुत छोटा सा आता है, लेकिन इसको डिटेल में इसलिए डिस्कस करने की जरूरत है पॉजिटिव केस को। पॉजिटिव केस थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, कल पूरा फुल डे पॉजिटिव केस चलेगा। इसके बाद नाउन का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, नाउन के चैप्टर में कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? उसके बाद अपन लोग प्रैक्टिस सेशन आ जाएंगे और प्रैक्टिस सेशन अच्छा से करेंगे। सुस्मिता कुमारी सही आप बोल रहे हैं, वर्मा जी की मैं लगा तो सभी की दूंगा इस बार। ठीक है बच्चा लोग, तो एक बात ऐसे समझो, आज की क्लास ग्रामर की जो है यहीं पे अपन लोग जो है स्टॉप करते हैं। और अजय कुमार बच्चे बिल्कुल अच्छे हो। जैसे मैं इस सेशन को अंत करने से पहले 5 मिनट आप लोगों का लेना चाहूंगा। जो बच्चे लाइव सेशन में हो प्लीज वेट करना, 2 मिनट और मुझे दो ताकि मैं आप लोगों के साथ कुछ बात और कुछ पहलू रख सकूं, ठीक है। तो बच्चा लोग ऐसे समझिए कि कई बार क्या होता है कि मैं मतलब दूसरी साइड पे हूँ, अब आप इस साइड पे नहीं हो। ये जब आप सेलेक्ट होगे, जब आप कभी टीचिंग में आओगे, जब इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे आओगे, इस तरीके का प्लेटफॉर्म चलाओगे, तब आपको ये समझना होगा बात। कई बार क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो टीचर्स ऐसा होते हैं कि उनको ये दिखाना होता है बच्चों को कि उनके पास बहुत नॉलेज है, इफरात नॉलेज है। इसके चक्कर में वो क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। अब बहुत सारी चीजें पढ़ के आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसका एग्जाम से लिटरली कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनको ये समझाना होता है कि वो टीचर है। तो ये काम मैं भी आराम से कर सकता हूँ यार। कोई भी सिंगल सा कंसेप्ट पढ़ना हो तो मेरे को आधा घंटा 1.5 घंटा लगेगा पढ़ने में, और एक सिंगल टॉपिक में मैं आपको 6 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ। लेकिन उस लेक्चर का क्या फायदा जो आपके रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो। तो बेसिकली ये जो बैच है वो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो रेलिवेंसी, मैं कई बार बोलता हूँ रेलिवेंसी मैटर्स। और अगर आप देखोगे कि सेलेक्ट होने वाले बच्चों की संख्या और ना सेलेक्ट होने वाले बच्चों की संख्या में कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। और क्या आपको लगता है कि जो बच्चे 3-3-4 साल से समय गुजार रहे हैं वो ब्रिलियंट नहीं है या वो टैलेंटेड नहीं है? नहीं, ये झूठ है, वो ब्रिलियंट हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रेलिवेंसी। प्रॉब्लम मल्टीपल एग्जाम्स में उनकी तैयारी सही से ऑर्गेनाइज ना होना। जब पहला दूसरा तीसरा महीना जाता है तो बहुत जोश खरोश के साथ पढ़ते हैं, लेकिन फिर दूसरे महीने के बाद, तीसरे महीने के बाद, चौथे महीने के बाद उनका जोश ठंडा होने लगता है और एग्जाम आते आते वो बोल जाते हैं। एग्जाम के 1.5 महीने पहले ही बोल जाते हैं वो, और फिर उनको 1.5 महीने के बाद लगता है इस साल तो नहीं हो पाया, फिर अगले साल तैयारी करेंगे। और ये हर बार चलता रहता है, ये हर बार चलता रहता है, और इतना चलता रहता है कि आदमी को कुछ नहीं पता होता है। और मैं आज की क्लास में एक और आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे क्या हुआ कि परसों मेरी तबीयत खराब थी, फूड पॉइजनिंग हो गई थी, मेरी तबीयत खराब थी। और मैंने ये सोचा था कि आज की क्लास सिर्फ किसी भी तरीके से स्किप कर दूं तो कल की क्लास में 1.5 घंटे करके कवर कर लूंगा। तो एक छोटी सी लापरवाही में क्या हुआ, जो वोकैब का जो सेशन था, वोकैब का सेशन जो हम लोग का रिदम चल रहा था वो ब्रेक हुआ। तो क्लास 1 ब्रेक हुआ, क्लास 2 ब्रेक हुआ, और आप ऐसे समझिए कि आज भी मैं मेंटली फिट नहीं हूं क्लास 3 लेने पे। और ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जब आप कोई अपनी रूटीन ब्रेक करते हो तो आप मेंटली अनफिट हो जाते हो, ताकि आप चीजों को सही कर पाओ। जैसे मैंने ग्रामर की क्लास नहीं ब्रेक की, मेरी तबीयत खराब थी, तो अंदर से मैंने इतनी एनर्जी बनाई कि नहीं, मैं ग्रामर की क्लास मिस नहीं करता, मुझे क्लास लेना ही लेना है। अगर मैं बीमार उस दिन खड़ा हो, गिर भी जाता यहाँ पे तो भी मैं आपकी क्लास लेता। तो ना कल क्लास छोड़ पाया हूं ना आज क्लास छोड़ पाया हूं, तो मैं आपकी ग्रामर की क्लास लेने के लिए ऑफिस आता हूं। सो ये चीज होता है। अब आज मुझे अंदर से ये गिल्ट फील होने लगा कि मैं आपको क्या एग्जांपल सेट करूंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ग्रामर क्लास लेने से पहले मेरे अंदर से ये आवाज आ रही थी कि आज की क्लास ग्रामर की लेके एक दिन और रेस्ट ले लेता हूं। और पता है, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं अपने आपको ये जवाब दे रहा था, क्या मैं ये ड्रीम बैच बनाऊंगा? जब मेरे से ये लापरवाही होगी मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगा?
मैं क्लास लूंगा, और अगर आज क्लास ले पाया तो कल मैं अपने आप ही फिट हो पाऊंगा। इसी तरीके से बच्चा लोग, आप सारे के सारे इस बात का ध्यान रखो कि अगर आप बच्चा लोग रेगुलर हो कंटेंट की रेलेवेंसी के साथ, तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप रेगुलर नहीं हो तो आपका सिलेक्शन कोई करा भी नहीं पाएगा। रेगुलरिटी मैटर्स, कंटेंट मैटर्स, तो आपको ध्यान रखना है कि ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चा लोग रेगुलर हैं, साथ में आ रहे हैं और साथ में देख रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और आज की वो कैब की क्लास चलेगी, मैं हो रहा है 22:59, और आज मैं अगले 10 मिनट के बाद मतलब 11:15 पे वापस आपकी वो कैब की क्लास लेने आ जाऊंगा, ठीक है। रीजनिंग की क्लासेस सब लोगों ने ज्वाइन कर ली है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं की है वो ज्वाइन कर ले। 15 तारीख से आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, और सिर्फ 60-65 घंटे ही आपको रीजनिंग पढ़ने, इससे ज़्यादा आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है। मैंने सितांशु सर से बोला है, सितांशु सर के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने उनको स्पेशली बोला है कि आप जो रीजनिंग है वो एसएससी वाली सिर्फ 60-65 घंटे की रीजनिंग ही पढ़ाइएगा, इसके बाद आपको रीजनिंग और नहीं पढ़ानी है, ठीक है। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मेंशन कीजिए कि आई एम रेगुलर, आई एम रेगुलर, आई एम रेगुलर, ठीक है।